तो अब आपको बताएंगे हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर जंग के हालात कैसे हैं, चिंगारी कैसे जंग वाली भड़क रही है। हॉर्मुज में नाकेबंदी से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत चरम पर है। अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान ने जवाब भी दिया। अमेरिकी नेवी की ओर से कार्गो जहाज को कब्जे में लेने की जवाब में ईरान ने अमेरिकी नेवल शिप पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ईरान साफ साफ कह रहा है यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि जवाब है उस कार्रवाई का जिसमें अमेरिका ने एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया। दोनों तरफ हॉर्मुज में एक्शन ने सीज फायर को खतरे में डाल दिया है। यूएस नेवी ने हमला कर किस तरह ईरान के जहाज को सीज किया और क्या आईआरजीसी ने ईरान की सत्ता को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है, टॉप एंगल में डिटेल से आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होते होते तनाव भी काफी बढ़ गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। टकराव के हालात है। ईरान ने ओमान के सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाया। अपने जहाज को सीज किए जाने के बाद उसने जवाब दिया और ईरानी आर्मी ने हमले किए। ईरान की ओर से बताया गया कि उसके आर्मी के जवानों ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को ड्रोन से टारगेट किया। अमेरिकी सेना के हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के झंडे वाले एमवी तुस्का नाम के कार्गो जहाज को सीज करने के कुछ ही घंटों के बाद यह हमला हुआ। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि ईरान ने कितने ड्रोन से हमले किए, उनसे अमेरिकी जहाजों को कितना नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बता दिया। इससे पहले अमेरिकी नेवी के वॉरशिप यूएसएस स्प्रुएंस ने अरब सागर में ईरानी कार्गो जहाज एमवी टुस्का को रोककर कब्जे में ले लिया। ईरानी कार्गो जहाज एमवी टुस्का 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिकी बलों ने कई बार चेतावनी दी, यह जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ रहा है। कई चेतावनी देने के बाद भी जहाज के क्रू ने जब बात नहीं मानी, तब यूएसएस स्प्रुएंस ने जहाज के इंजन रूम को खाली करवाया और अपनी 5 इंच MK-45 गन से कई राउंड फायर करके इंजन रूम को निशाना बनाया। इससे जहाज की प्रोपल्शन बंद हो गई। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने कार्गो जहाज को अपने कब्जे में लिया। अमेरिकी बलों ने कहा उन्होंने सब कुछ सोच समझकर प्रोफेशनल तरीके से और जरूरत के हिसाब से किया। ईरानी जहाज पर अमेरिकी कब्जे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अमेरिकी मरीन हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे उतरकर अरब सागर में ईरान के मालवाहक जहाज पर कब्जा करते दिखाई भी दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मरीन सैनिक एम्बिवियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली से रवाना हुए और अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने के बाद एमवी तुस्का जहाज पर सवार हुए। वीडियो में ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को ईरानी जहाज पर उतरते हुए दिखाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा अमेरिका की तरफ से ईरानी जहाज को 6 घंटे तक कई बार वार्निंग दी गई। जब वार्निंग नहीं मानी गई तो जहाज के खिलाफ एक्शन लिया गया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुएंस ने पहले जहाज के स्पीड सिस्टम को डिफ्यूज किया, फिर मरीन सैनिकों ने रस्सियों के जरिए उतरकर उस पर कब्जा कर लिया। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुएंस कितना ताकतवर है। यह अर्लेवर्थ क्लास का एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो अपने घातक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह जहाज एडवांस मिसाइल सिस्टम MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है जो टॉम हाक क्रूज मिसाइलों को दागने में सक्षम है। इसमें एडवांस रडार सेंसर लगा हुआ है। यह एजिस कॉम्बैट सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो इसे हवा, सतह और एंटी सबमरीन हमले के लिए अत्याधुनिक तरीके से सक्षम बनाता है। इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 4 गैस टरबाइन 1 लाख हॉर्स पावर जनरेट करती है। इसकी हथियार क्षमता की बात कर ले
तो इसमें MK-45 गन, हार्पून एंटी शिप मिसाइलें और क्लोज इन वेपन सिस्टम शामिल है। ये जहाज एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर सहित कई मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। अब आपको बताते हैं यूएसएस स्प्रुएंस में लगा MK-45 गन की खासियत क्या है। MK-45 गन अमेरिकी नेवी की एक बहुत पावरफुल तोप है। इसे 5 इंच या 127 मिलीमीटर कैलिबर की गन भी कहा जाता है। यह गन हल्की, आसानी से मेंटेन होने वाली और एडवांस है। MK-45 गन का इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के जहाजों, हवाई हमलों और जमीन पर टारगेट को मारने के लिए किया जाता है। यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है। नीचे डेक पर सिर्फ 6 लोगों की टीम जो होती है, जो वही लोग हैं जो गन को कंट्रोल करते हैं। गन को MK-86 या MK-160 गन फायर कंट्रोल सिस्टम से रिमोट से चलाया जाता है। स्प्रुएंस जैसे डिस्ट्रॉयर पर यह गन आगे की तरफ लगी होती है। यह गन इतना सटीक है कि छोटे से छोटे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। जैसे तुस्का के इंजन रूम को बिना बड़े नुकसान के या किसी के घायल किए बिना किसी को निशाना भी बना लिया गया। अब आपको बताते हैं अमेरिकी नेवी ने कार्गो शिप तुस्का पर MK-45 गन से कितनी दूरी से फायर किया। ईरानी कार्गो शिप तुस्का पर MK-45 गन से गोली चलाने की सटीक दूरी को लेकर सेंट्रल कमांड ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बताया। रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना कहा गया कि यूएसएस स्प्रुएंस ने जहाज को इंजन रूम खाली करने का ऑर्डर दिया और फिर कई राउंड फायर किए, क्योंकि वो प्रोपल्शन यानी इंजन को डिसेबल करने के लिए था और कोई बड़ा नुकसान या आग नहीं लगी। इसलिए गोली बहुत सटीक और नजदीकी दूरी से चलाई गई होगी। समुद्री नाकेबंदी में आमतौर पर डिस्ट्रॉयर टारगेट जहाज के पास आकर चेतावनी देता है। MK-45 गन की रेंज 24 किलोमीटर तक है, लेकिन सटीक निशाना लगाने के लिए 1 से 5 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर फायर किया जाता है। वीडियो या रिपोर्ट से लगता है कि यूएसएस स्प्रुएंस तो उसका कार्गो जहाज के काफी करीब था। ठीक दूरी ना बताए जाने की वजह से सुरक्षा और ऑपरेशन सीक्रेट इसके पीछे वजह हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि MK-45 गन ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ इंजन रूम को हिट किया, जो MK-45 गन की सटीकता को बताता है। वह ईरानी जहाज तुस्का को कब्जा किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी झंडा लगा कार्गो जहाज हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह अच्छा नहीं रहा। जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अमेरिकी मरीन ने उसे रोक लिया। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाज अमेरिकी मरीन की पूरी निगरानी में है और यह जांच की जा रही है कि उसमें क्या सामान मौजूद है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहाज को गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से ही पहले ही अमेरिकी ट्रेजरी ने बैन कर रखा था। वह ईरान तो उसका जहाज के कब्जे में किए जाने के बाद आग बबूला उठा, गुस्सा आ गया है। ईरान की सेना इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बता रही है। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जहाज पर फायरिंग कर उसकी नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और फिर उसे कब्जे में लिया। ईरान ने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई का जल्द और कड़ा जवाब मिलेगा। इसके बाद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर भी हमला हुआ था। यह हमला तब हुआ जब उन्हें खुद ईरान की तरफ से गुजरने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि परमिशन के बावजूद हमला आखिर क्यों किया गया। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के अंडरग्राउंड रहने की वजह से ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने तेहरान की सत्ता को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने जानकारी के हवाले से दावा किया है कि IRGC के चीफ कमांडर अहमद वाहिदी इस वक्त ईरान के असली शासक है और ईरान के सभी बड़े फैसले अहमद वाहिदी ही ले रहे हैं। वाहिदी के कहने पर यह हॉर्मुज को नहीं खोला गया, वो भी तब जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इसका ऐलान कर चुके थे। अरागची ने पाकिस्तान और अमेरिका के वार्ता दलों से मुलाकात के बाद सार्वजनिक तौर पर हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था। ऐसा हुआ नहीं। IRGC ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं,
आईआरजीसी ने अराघची को भला बुरा भी सुना दिया। इसके बाद हॉर्मुज खोलने का फैसला अधर में लटक गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी ने ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहम्मद बागेर जोलगाद्र के साथ गठबंधन कर लिया है, जिससे वहां की चुनी हुई सरकार और उदारवादी नेता पूरी तरह साइडलाइन हो गए। अब ईरान को लेकर किसी भी बड़े फैसले में चुनी हुई सरकार की नहीं सुनी जा रही, और यही वजह है कि हॉर्मुज में अब भी तनाव है और यह तनाव बढ़ता ही जा रहा है।